तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों नू भी बहुत शानदार बसां असीं देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे दा असीं प्रबंध कर रहे हैं। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस के दबाव में आई बीजेपी की। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की। देखेंगे जेपीसी बैठक में मचे बवाल को, दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी को लगे झटके को, जानेंगे महाराष्ट्र में क्यों उड़ी एनडीए सहयोगियों की नींद, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे आखिर क्यों रुका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वेतन। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रिटायर्ड जज की निगरानी में होगा चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। पिछली बार चुनाव अधिकारी ने हेराफेरी कर बीजेपी को जिताया था। देश के 5 राज्यों में फिटजी कोचिंग सेंटर अचानक बंद, पेरेंट्स के पहुंचने से पहले लगे ताले। 2-3 लाख तक एडवांस फीस वसूल चुके थे संचालक। गणतंत्र दिवस के दिन सुबह 3 बजे शुरू हो जाएगी दिल्ली मेट्रो। गणतंत्र दिवस के चलते दिल्ली मेट्रो ने लिया है फैसला। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 329 अंकों की गिरावट के साथ 76,190 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 113 अंकों की गिरावट के साथ 23,092 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर अंबेडकर पर दिए बयान को लेकर मचा बवाल शांत होता नहीं दिख रहा। बीजेपी जितना इस मुद्दे को शांत करने की कोशिश कर रही है, उतना ही वो फंसती जा रही है। 27 जनवरी से कांग्रेस मध्य प्रदेश के महू से जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा रैली कर रही है। इसमें राहुल गांधी शामिल होंगे, जिसके बाद से बीजेपी दबाव में दिख रही है और इस दबाव का असर मध्य प्रदेश सरकार पर भी दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच एमपी में बाबा साहेब के अपमान का एक और मामला सामने आ गया है। देखिए ये रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में डॉक्टर अंबेडकर पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ही उनसे माफी की मांग हो रही है। पीएम मोदी से अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। कांग्रेस ने पूरे देश में जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान शुरू किया है। 27 जनवरी को डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली महू में एक बड़ी रैली होनी है, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। इस रैली का दबाव साफ साफ मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भी दिखाई देने लगा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन सीएम मोहन यादव ने किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब तक सरकारी होर्डिंग से लेकर समाचार पत्रों में यहां तक कि कार्यक्रम के मंच पर इस फ्लाईओवर का नाम जीजी एलिवेटेड कॉरिडोर रखा गया था। लेकिन अचानक मंच से डॉक्टर मोहन यादव ने इसका नाम जीजी से बदलकर बाबा अम्बेडकर रख दिया। 4 दिन बाद महू में होने वाली कांग्रेस की रैली का दबाव साफ साफ बीजेपी पर दिखाई देने लगा है। सीएम मोहन यादव जहां डैमेज कंट्रोल करते दिखाई दिए, तो उनकी ही सरकार में डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का एक और मामला सामने आ गया। इंदौर में संत रविदास और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं नगर निगम और जिला प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के उखाड़ दी। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि जिन प्रतिमाओं का अनावरण भाजपा विधायक महेंद्र हार्डिया ने किया था, उन्हें हटाने पर हार्डिया सहित किसी भी बीजेपी नेता ने विरोध नहीं किया। प्रशासन और निगम में बिना किसी पूर्व सूचना के इंदौर के RE2 से इन प्रतिमाओं को हटाया है। दिग्विजय सिंह ने आगे आरोप लगाया कि दोनों प्रतिमाओं को जीप में पैरों के नीचे रख कर ले जाया गया, जो बेहद अपमानजनक है। उन्होंने मांग की है कि दोनों प्रतिमाओं को सम्मान पूर्वक फिर से स्थापित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस कमिश्नर से इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी सरकार पर तीखा हमला करते हुए पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि चिंताजनक तथ्य ये भी है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ संत शिरोमणि रविदास जी की मूर्ति का भी अपमान हुआ है। इंदौर नगर निगम के वाहन में दोनों महापुरुषों की मूर्तियों को पैरों में रखकर ले जाया गया। ये अपमान नहीं, अपराध की पराकाष्ठा है। इंदौर के पुलिस कमिश्नर और इंदौर के कलेक्टर दोषियों की पहचान प्राथमिकता से करें, त्वरित व प्रभावी कार्रवाई भी सुनिश्चित हो। अब देखना होगा कि जीतू पटवारी की इस मांग पर क्या कार्रवाई होती है। बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर अमित शाह के बयान पर बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे भी सवालों में है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। ईवीएम पर सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ में सुनवाई हुई और इसके बाद कोर्ट ने इसे सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच को सौंप दिया। यानी अब सीजेआई संजीव खन्ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम के वेरिफिकेशन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेंगे। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में।
हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम के वेरिफिकेशन मामले की सुनवाई अब सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच करेगी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और मनमोहन की पीठ के सामने जब ये केस आया तो उन्होंने कहा कि ये मामला मुख्य न्यायाधीश की पीठ के सामने पेश किया जाए, यानी अब मामले की सुनवाई सीजेआई की पीठ करेगी। दरअसल हरियाणा के पूर्व मंत्री और 5 बार के विधायक करण सिंह दलाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने ईवीएम के सत्यापन के लिए स्पष्ट नीति बनाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया है कि ईवीएम सत्यापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम केंद्र सरकार मामले में जो आदेश दिया था उनका पालन किया जाए। दलाल ने लखन कुमार सिंगला के साथ मिलकर ये याचिका दायर की है। दोनों हालिया विधानसभा चुनाव में अपनी सीट पर दूसरे स्थान पर आए हैं। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वे ईवीएम की बर्न्ट मेमोरी या ईवीएम के 4 भागों कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और सिंबल लोडिंग यूनिट के माइक्रो कंट्रोलर की जांच कराने का प्रोटोकॉल लागू करे। सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल एडीआर बनाम केंद्र सरकार मामले में आदेश दिया था कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद दूसरे या तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार चुनाव परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के अंदर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को ईवीएम सत्यापन की मांग का आवेदन दे सकते हैं। इसके तहत उस निर्वाचन क्षेत्र की 5% ईवीएम मशीनों की बर्न्ट मेमोरी की जांच ईवीएम बनाने वाले कंपनी के इंजीनियर्स करेंगे। याचिकाकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चुनाव आयोग ने अभी तक इसे लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। याचिकाकर्ता के मुताबिक चुनाव आयोग के मौजूदा एसओपी के मुताबिक ईवीएम की बेसिक जांच और मॉक पोल्स के ही निर्देश है, जबकि बर्न्ट मेमोरी की जांच को लेकर कोई निर्देश नहीं है। साथ ही वीवीपैट पर्ची की जांच में भी ईवीएम बनाने वाले इंजीनियर्स की बहुत कम संलिप्तता है। दलाल और सिंगला ने कहा है कि वे चुनाव नतीजों को चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि सिर्फ ईवीएम सत्यापन की प्रक्रिया को मजबूत करना चाहते हैं। ईवीएम को लेकर एक बार फिर संघर्ष शुरू हो गया है। वहीं वक्फ बिल को लेकर भी सियासी पारा हाई है। संसद के बजट सत्र से पहले जेपीसी को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। ऐसे में संसदीय समिति की अंतिम दौर की बैठक शुरू हो गई है, लेकिन पहले ही दिन इस बैठक में काफी बवाल मच गया, जिसके बाद 10 सांसदों को जेपीसी से निलंबित कर दिया गया। तो क्यों सस्पेंड हुए जेपीसी में शामिल सांसद, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के वक्फ बिल में संशोधन के प्रस्ताव पर बनी जेपीसी की बैठक में भारी बवाल देखा गया। इस बैठक में वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति कश्मीर के धार्मिक प्रमुख मीर वाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल के विचार को सुनने वाली थी, लेकिन सुबह 11 बजे बैठक के शुरू होते ही हंगामा होने लगा। मीर वाइज को बुलाने से पहले जेपीसी में शामिल सांसदों में बहस हो गई। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली चुनावों को देखते हुए वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट को जल्दी संसद में पेश करने पर जोर दे रही है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें ड्राफ्ट में प्रस्तावित बदलावों पर विस्तार से रिसर्च करने के लिए पर्याप्त वक्त नहीं दिया जा रहा है। बहस में बढ़ते हंगामे के कारण बैठक को कुछ वक्त के लिए स्थगित करना पड़ा। इसके बाद 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए बैठक से सस्पेंड भी कर दिया गया। निलंबित विपक्षी सांसदों में कल्याण बनर्जी, मोहम्मद जावेद, ए राजा, असदुद्दीन ओवैसी, नासिर हुसैन, मोहिबुल्लाह, एम अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, नदीमुल हक, इमरान मसूद शामिल हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि समिति की कार्यवाही एक तमाशा बन गई है। बैठक में अघोषित आपातकाल जैसा माहौल चल रहा है। सभापति इस बैठक को आगे बढ़ा रहे हैं और वो किसी की नहीं सुन रहे। उन्होंने मांग की कि 27 जनवरी को निर्धारित बैठक को 30 जनवरी या 31 जनवरी तक के लिए टाल दिया जाए। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्षी सदस्यों की निंदा करते हुए कहा कि उनका आचरण संसदीय परंपरा के खिलाफ है और वे बहुमत की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार ये समिति संसद में अपनी रिपोर्ट पेश कर पाएगी। आपको बता दें कि जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने लखनऊ की बैठक के बाद घोषणा की थी कि 24 जनवरी को जेपीसी की आखिरी बैठक होगी। इसके बाद वे 31 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र के दौरान संसद में रिपोर्ट पेश करेंगे। लेकिन अब इस पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जेपीसी इस बार के सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश कर पाएगी या नहीं। लेकिन दिल्ली में कैग रिपोर्ट पेश करने को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच कैग रिपोर्ट की मांग तेज हो रही है। बीजेपी की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बड़ी मांग की गई। पार्टी विधायकों ने कोर्ट से दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर कैग रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की गई, जिस पर आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई और कोर्ट ने आप सरकार के हक में ही फैसला सुना दिया। तो क्या है कोर्ट का फैसला, देखिए इस रिपोर्ट में।
दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी विधायकों की याचिका खारिज कर दी है। पार्टी की तरफ से याचिका दाखिल कर दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए स्पीकर को निर्देश देने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग मानने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि संविधान के तहत कैग रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य है, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसमें काफी देर कर दी है और अदालतें विधानसभा की बैठक बुलाने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। जजेस की बेंच ने कहा कि कोर्ट बीजेपी विधायकों की याचिका स्वीकार करने की इच्छुक नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी के 7 विधायकों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा था कि कैग ने 14 मामलों में एक रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन इसे आप सरकार ने सदन में पेश नहीं किया। इस पर चर्चा होनी चाहिए। दरअसल 11 जनवरी को कैग की एक रिपोर्ट लीक हुई थी, जिसे बीजेपी ने दिखाया था और दावा किया था कि कैग की रिपोर्ट में शराब नीति का भी जिक्र है। इसमें बताया गया कि आप सरकार की शराब नीति के कारण 2026 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ है। 13 जनवरी को हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने आतिशी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि कैग रिपोर्ट पर जिस तरह से दिल्ली सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे उनकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। इस पर आप सरकार ने जवाब देते हुए कहा था कि विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है, इसीलिए रिपोर्ट सदन में लाने का फायदा नहीं है। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि विधानसभा के इंटरनल कामकाज के मामले में स्पीकर को कोई न्यायिक आदेश नहीं दिया जा सकता, जबकि एलजी ने कहा कि हाई कोर्ट को स्पीकर को ये सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अधिकार है कि तुरंत रिपोर्ट को सदन के सामने पेश किया जाए, लेकिन अब कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। चुनाव से पहले ही बीजेपी को कोर्ट से निराशा हाथ लगी है, लेकिन राज्य में सियासी घमासान थमता नहीं दिख रहा। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार में तेजी आती जा रही है। इस दौरान दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीएम योगी सहित पूरी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस भी पूरी ताकत से प्रचार में जुट गई है। तो क्या रहा दिल्ली चुनाव को लेकर दिन भर का घटनाक्रम, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव को लेकर राज्य में सियासी घमासान लगातार जारी है। सभी पार्टियां मैदान में हैं और अपने अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रही हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुबह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम सीएम योगी के बयान से 100% सहमत हैं। दरअसल दिल्ली में प्रचार के दौरान सीएम योगी ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया था, जिसे लेकर केजरीवाल ने कहा कि सीएम योगी अमित शाह को गाइड करें कि दिल्ली की सुरक्षा कैसे दुरुस्त हो, क्योंकि दिल्ली की सुरक्षा केंद्रीय गृह मंत्रालय के हाथों में है। वहीं वोट के लिए चीजें बांटने का मामला भी दिल्ली चुनाव में गरमाया हुआ है। शाम को एक वीडियो जारी करते हुए केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के लोग सरेआम साड़ी, कंबल, जूते और सोने की चेन बांटने का काम कर रहे हैं। ये सब गैर कानूनी काम दिल्ली पुलिस के संरक्षण और निगरानी में हो रहा है। मेरी दिल्ली की जनता से अपील है कि आप इनके द्वारा दिए जाने वाला सामान रख लेना, लेकिन अपना वोट मत बिकने देना। वहीं इसी के साथ कांग्रेस के सभी शीर्ष नेता भी दिल्ली के चुनावी रण में दिखने वाले हैं। प्रियंका गांधी की 26 जनवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में प्रचार करने की खबर सामने आई है, तो वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 29 जनवरी को दिल्ली के सीमापुरी में एक रैली को संबोधित करेंगे। इस बीच सीएम योगी के साथ साथ बीजेपी के भी नेताओं का दिल्ली चुनाव में प्रचार कार्य जारी है। दिल्ली में चुनाव प्रचार का शोर तेज होता जा रहा है, तो महाराष्ट्र में भी जुबानी जंग छिड़ी हुई है। विपक्षी दल लगातार एनडीए सरकार पर हमलावर हैं और अब शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपने निशाने पर ले लिया। इस बीच संजय राउत के दावे ने हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र को तीसरा डिप्टी सीएम मिलने की बात कही है। तो क्या महाराष्ट्र की सियासत में होने वाला है बड़ा बदलाव, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र को तीसरा डिप्टी सीएम मिलने वाला है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के इस दावे ने पूरे एनडीए की नींद उड़ा दी है। मीडिया से बात करते हुए राउत ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि कौन एकनाथ शिंदे? एकनाथ शिंदे का शिवसेना से क्या संबंध? ये लाचार लोग हैं, डरपोक लोग हैं। ये भाग गए ईडी सीबीआई के डर से, लेकिन मोदी और शाह उनको भी नहीं छोड़ेंगे। जल्दी ही महाराष्ट्र को तीसरा डिप्टी सीएम मिलने वाला है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप देखो कि आगे क्या होता है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही राउत ने शिवसेना शिंदे गुट में फूट की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि उद्योग मंत्री उदय सामंत पार्टी तोड़ सकते हैं क्योंकि उनके पास 20 विधायक हैं। राउत का दावा था कि जब शिंदे सीएम पद न मिलने से नाराज थे, तब सामंत को डिप्टी सीएम बनाने की योजना थी। और अब उनके इस एक और दावे ने एकनाथ शिंदे के साथ ही अजित पवार की टेंशन भी बढ़ा दी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी तीखा रुख अपनाया है। उन्होंने चेतावनी भरे स्वर में कहा कि अमित शाह मेरा भविष्य तय नहीं कर सकते।
महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को आज भी चौंकाने वाला बताते हुए ठाकरे ने कहा कि मराठी मानुष की बात मत सुनो, हमने औरंगजेब को दफना दिया है। अमित शाह किस झाड़ की पत्ती है? अगर महाराष्ट्र में लोगों के दिल के मुताबिक फैसला होता, दिल्ली में सरकार हिल जाती। मैं अमित शाह को जवाब देता रहूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि एक घायल शेर क्या कर सकता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि शिवसेना को तोड़ने की साजिश करने वालों को जनता करारा जवाब देगी। महाराष्ट्र में छिड़ी इस जुबानी जंग में फिलहाल एनडीए घिरता दिखाई दे रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे आखिर क्यों रुका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वेतन। बिहार में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां मुख्यमंत्री का ही वेतन रोक दिया गया। ना सिर्फ सीएम बल्कि तमाम सरकारी अधिकारियों की सैलरी जब उनके अकाउंट में नहीं पहुंची तो कई तरह के सवाल उठने लगे कि आखिर चुनावी गहमा गहमी के बीच वेतन पर रोक क्यों लगी। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में वेतन भुगतान को लेकर एक दिलचस्प खबर सामने आई है। दरअसल बिहार में राज्य के सीएम नीतीश कुमार से लेकर तमाम छोटे बड़े सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का भुगतान नहीं हो पाया है। बिहार में सरकार का वित्तीय कामकाज CFMS यानी कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से किया जाता है और इसी से सारे बिलों और वेतनों का भुगतान भी किया जाता है। लेकिन इसमें खराबी आने की वजह से बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। बता दें कि CFMS में आए दिन खराबी का मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर CFMS का अपडेटेड वर्जन और नया सॉफ्टवेयर यानी CFMS 2.0 लगाया गया था। लेकिन इसके बाद भी सीएम के साथ साथ कई मंत्रियों और अधिकारियों का भी वेतन भुगतान नहीं हो सका है। CFMS में आई खराबी को लेकर बिहार सरकार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने इसे 7 दिनों में ठीक कराने का दावा करते हुए कहा है कि CFMS में नई प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसे तुरंत ठीक कर दिया जाएगा। अगले 7 दिनों में इसे अपग्रेड कर दिया जाएगा। पूरा बदलाव कर एक नई व्यवस्था लागू की गई है। 31 जनवरी से पहले CFMS को ठीक कर लिया जाएगा। सम्राट चौधरी ने यह माना कि CFMS में आई खराबी के कारण वेतन भुगतान नहीं हो सका है, लेकिन जल्द ही इसे ठीक कर लिया जाएगा और आगे इस तरह की समस्या न आए, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।